हेलो गाइज, आप सभी का कुमार विष्णु क्लासेस चैनल पर हार्दिक स्वागत। देखिए, हम लोग जो है अभी 16 महाजनपदों की बात किए थे कल की क्लास में। आज हम लोग जो है मगध का उत्कर्ष की बात करना था, मगध का उदय, तो राइज ऑफ मगध, उसी के बारे में बात करेंगे आज। देखिए, कुछ समझते हैं। छठी सती ईसा पूर्व में देखिए द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत हुई। द्वितीय नगरीकरण, तो देखिए नगरीकरण होता क्या है ये समझते हैं। नगरीकरण मतलब ये है कि नगरों का बनना और वो काफी विकास करें, मतलब एक उदय जो कहते हैं। जैसे अगर हम प्रथम नगरीकरण की बात करें तो जो प्रथम नगरीकरण है, प्रथम नगरीकरण जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के समय हुआ था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में आप सभी जानते ही हैं कि उसमें कितने उन्नत नगर थे। तो उसी प्रकार से छठी सती ईसा पूर्व में क्या हुआ, देखिए लोहे की खोज हुई थी। तो लोहे की जो खोज हुई, वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। तो लोहे की जो खोज थी उसने एक क्रांति ला दिया। अब जैसे अगर खेतों में बात करें, कृषि की बात करें, तो जब लोहे के उपकरणों से जब खेती की जाने लगी, लोहे के हलों से, तो अच्छी मिट्टी जो है बढ़िया हुई। जब मिट्टी बढ़िया होगी, खुदाई अच्छे से होगी, तो पैदावार अधिक होगी। तो कृषि के क्षेत्र में काफ़ी बढ़ा। तो कृषि जब अधिक होगी मतलब कि अधिशेष उत्पादन होगा। अधिशेष उत्पादन मतलब ये है कि सरप्लस प्रोडक्शन। जब प्रोडक्शन सरप्लस होगा तो मानी सी बात है कि हम उसे ले जाएंगे, देश और विदेशों में बेचेंगे, व्यापार बढ़ेगा। और मगध देखिए जो है, मगध का ही क्यों विकास हुआ ये समझते हैं। तो मगध जैसा कि प्राकृतिक सुरक्षा से घिरा हुआ था, उसको प्राकृतिक सुरक्षा मिली हुई थी। जैसे अगर राजगृह जो राजधानी थी उसकी बात करें तो बताए थे कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, 5 पहाड़ियों के बीच का नगर था। फिर बाद में जब पाटलिपुत्र राजधानी बनी तो वो भी जो है जल दुर्ग से घिरी थी। जल दुर्ग का मतलब ये है कि नदियां, उसके अगल बगल नदियां थी। ठीक, तो द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत हुई छठी सती ईसा पूर्व में, और प्रथम नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था, ये जानेंगे। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। आज हम लोग जो बात करेंगे मगध के उदय की। मगध का उत्कर्ष, ये हमारा टॉपिक है। तो देखिए, छठी सती ईसा पूर्व में द्वितीय नगरीकरण की का प्रारंभ हुआ। ये मगध महाजनपद है। ठीक, तो अब देखिए ये जो मगध महाजनपद है, इसके बढ़ने के कई कारण थे। कुछ आर्थिक कारण थे, राजनैतिक कारण थे, सामाजिक कारण थे, और भौगोलिक कारण भी थे। देखिए, आर्थिक कारण ये था कि जब ये जो है मगध जो है दोआब क्षेत्र में पड़ता था। यहाँ की जो जमीन है ये बहुत उपजाऊ थी। तो जब उपजाऊ जमीन होगी तो कृषि जो है अच्छी होगी। लोहे की खोज हुई ही थी, तो लोहे से जो बनाए गए उपकरण उस समय, हल वगैरह, तो वो सब भी अच्छे थे। तो मगध में जो है अच्छी खासी खेती हुई। जब खेती होगी मतलब कि कृषि क्षेत्र जो है, कृषि क्षेत्र में क्या आ गया, अच्छी प्रगति आ गई, अच्छा सुधार आ गया। तो कृषि करने जब लगे तो इसमें होने क्या लगा, उत्पादन अधिक होने लगा।
उत्पादन अधिक हुआ। अधिशेष उत्पादन, अधिशेष उत्पादन, अधिशेष उत्पादन मतलब अपने की आवश्यकता से अधिक उत्पादन, सरप्लस प्रोडक्शन इंग्लिश में बोले। राजनीतिक कारण की अगर हम बात करें तो राजनीतिक कारण ये था कि मगध में जो राजा हुए वो अत्यंत महत्वाकांक्षी एवं साम्राज्यवादी हुए कि अपने साम्राज्य को बड़ा करना है, और वो अच्छे शासक हुए। इस कारण से मगध का जो है क्या हुआ, विकास हुआ, मगध का उत्कर्ष हुआ। सामाजिक कारण की बात करें तो देखिए लोग जो थे, लोगों में भी एक जो है समाज भी उस समय का जो है सामंजस्य था, इतना मतलब कि कोई बहुत ज्यादा भेदभाव वगैरह नहीं था। भौगोलिक कारण की बात करें तो मगध जो है इसकी सीमा कल बताए ही थे, तो इसकी जो सीमा है इसकी एक प्राकृतिक सीमा हो गई थी, क्योंकि इसके जो चारों तरफ है वो 3 तरफ से नदियां थी, एक तरफ विंध्य पर्वत क्षेत्र था। और अगर इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी जो राजगृह थी, राजगृह भी 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, 5 पहाड़ियों के बीच में थी। और पाटलिपुत्र बाद में जब उदयन ने बनाया तो पाटलिपुत्र भी जो थी वो भी जलदुर्ग से घिरी थी, उसके अगल बगल नदियां थी। तो इस प्रकार जो है मगध का उदय हुआ। अब हम ये बात करेंगे कि मगध में कौन कौन से वंशों ने शासन किया, मगध में कौन कौन से वंशों ने कितने वर्षों तक शासन किया। देखिए एक बार मानचित्र के माध्यम से हम ये थोड़ा समझते हैं, मानचित्र के थोड़ा ग्राफ से। देखिए मगध है, ठीक, तो मगध की अगर हम सीमा की बात करें, कल बताए थे, देखिए मगध की जो सीमा है ये उत्तर का जो एरिया है, उत्तर में गंगा नदी, और बात करें सोन नदी, पश्चिम में सोन नदी, पूरब में चंपा नदी, चंपा नदी जो मगध और अंग को अलग करती थी, और इधर विंध्याचल मतलब कि विंध्य पर्वत। तो इसको एक प्राकृतिक सुरक्षा मिलती थी, ठीक, क्या मिलती थी, प्राकृतिक सुरक्षा। क्योंकि जब प्राकृतिक सुरक्षा रहेगी तो विकास जो है मानी सी बात है कि होगा, क्योंकि जब आप खुद सुरक्षित रहेंगे तभी तो दूसरे की सुरक्षा करेंगे। और अगर इसकी राजधानी गिरिव्रज की बात करें, गिरिव्रज, तो ये देखिए वैभार पहाड़ी, वृषभ पहाड़ी, उत्तर में वृषभ पहाड़ी, पूर्व में वराह पहाड़ी, और पश्चिम में वैभार पहाड़ी, और दक्षिण में ऋषिगिरि पहाड़ी। तो देखिए गिरिव्रज जो है ये भी बीच में पड़ रहा है, चारों तरफ इसके पहाड़ियां हैं। अगर उत्तर में बात करें तो वृषभ पहाड़ी है, पूर्व में वराह पहाड़ी है, दक्षिण में ऋषिगिरि पहाड़ी है, और वैभार पहाड़ी जो है ये इसके पश्चिम में पड़ती थी। और मगध की सीमा की बात करें तो इसके जो है उत्तर में गंगा, पूर्व में चंपा नदी, दक्षिण में विंध्याचल, और पश्चिम में सोन नदी पड़ती थी, ठीक। अब अगर हम बात करें कि मगध पर जो है सबसे पहला वंश कौन था, सबसे पहले किसने राज्य किया, तो देखिए अगर हम पुराणों और महाभारत के अनुसार देखें, पुराणों के अनुसार जो विवरण मिलता है, तो पुराणों के अनुसार जो है, पुराणों के अनुसार मगध पर बृहद्रथ वंश, बृहद्रथ वंश का शासन मानते हैं, ऐसा पुराणों के अनुसार है। बृहद्रथ कौन था, तो बृहद्रथ का ही जो पुत्र था वो जरासंध था। जरासंध महाभारत में जिसको भीम ने मारा था मल्ल युद्ध में, उसी जरासंध, ऐसा हमें पुराणों से जानकारी मिलती है कि बृहद्रथ वंश ने शासन किया। लेकिन जो हमें जानकारी, जो विवरण स्पष्ट रूप से हमें जो मिलता है उसके अनुसार जो है मगध पर पहला वंश जो है वो
हर्यक वंश है। हर्यक वंश। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर पुराणों के अनुसार बात की जाए तो बृहद्रथ वंश है, लेकिन अगर हम बिल्कुल प्रमाणित करें तो जो है वो हर्यक वंश है। यही माना जाता है कि हर्यक वंश जो है सबसे प्रथम वंश है जिसने मगध पर शासन किया। फिर हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आता है। शिशुनाग वंश। इसके बाद नंद वंश। नंद वंश। अगर हम बात करें और आगे तो मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, फिर ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो जब देखिए जो महत्वपूर्ण राजवंश है, सबसे पहला राजवंश जो है मगध पर, वो है हर्यक वंश। हर्यक वंश की अगर हम बात करें तो इसका जो समय है 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ईसा पूर्व, इसको जो है इंग्लिश में बीसी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट। ठीक, तो 544 से 412 ईसा पूर्व या बीसी माना जाता है हर्यक वंश को। ठीक, हर्यक वंश में अगर राजा की बात करें तो सबसे पहला राजा जो है हर्यक वंश का बिंबिसार। इसका नाम जो है बिंबिसार नाम। बिंबिसार जो है ये महत्वाकांक्षी शासक थे और एक योग्य शासक थे, अच्छे शासक थे। इन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए दो नीतियां अपनाई। एक तो इन्होंने युद्ध किया, दूसरा इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए कि अपने राज्य को बढ़ाना है, मतलब मगध का जो विकास करना है, अपने राज्य को इन्होंने बढ़ाने के लिए कि हमारा साम्राज्य और बड़ा बने। इन्होंने दो नीतियां अपनाई, बिंबिसार ने दो नीतियां। एक तो युद्ध, किसी राज्य को युद्ध के माध्यम से जीतना, और दूसरा जो है इन्होंने वैवाहिक संबंध, वैवाहिक संबंधों के माध्यम से वैवाहिक संबंध स्थापित करके इन्होंने 3 राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए। 3 राज्यों के साथ। एक तो कोसल महाजनपद जो था, तो कोसल महाजनपद में इनके समय में प्रसेनजित नामक राजा का शासन था। इन्होंने जो है प्रसेनजित की जो बहन थी महाकोशला, उससे इन्होंने विवाह किया और उसके साथ साथ इनको काशी जो है दहेज में मिली बिंबिसार को। ठीक, दूसरा विवाह इन्होंने मद्र देश की राजकुमारी, मद्र देश मतलब जो आधुनिक पंजाब है उसके आसपास का क्षेत्र, मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से इन्होंने विवाह किया। और तीसरा इन्होंने जो विवाह है वो, और तीसरा विवाह इन्होंने जो किया उसका नाम चेल्लन्ना मिलता है। ये जो है चेटक की पुत्री थी चेल्लन्ना। ठीक, इससे इन्होंने विवाह किया, लिच्छवियों की राजकुमारी। ठीक, तो बिंबिसार ने 2 उपाय अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए अपनाए। पहला जो है 2 नीतियां अपनाए, पहला युद्ध, दूसरा वैवाहिक संबंध। युद्ध से इन्होंने अंग साम्राज्य को विजित किया, अंग को जीत लिया था इन्होंने। और महाकोशला से विवाह किए तो कोसल महाजनपद से इनका वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया, तो कोसल हो गया। काशी इनको इसके साथ ही दहेज में मिल गई। ठीक, क्षेमा से ये मद्र देश की राजकुमारी थी, और महाकोशला जो है कोसल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी, और चेल्लन्ना जो है चेटक की पुत्री थी, चेटक की पुत्री। ठीक, आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग हर्यक वंश की बात कर रहे हैं। ठीक, इसका समय 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक है। देखिए हर्यक वंश,
तो मगध पर शासन करने वाला प्रथम वंश हर्यक वंश। हर्यक वंश में बिंबिसार, हर्यक वंश का प्रथम शासक बिंबिसार, प्रथम शासक बिंबिसार। बिंबिसार, थोड़ा ध्यान देंगे नाम में, बिंबिसार है। एक नाम सुने होंगे बिंदुसार, बिंदुसार। तो बिंदुसार जो है ये तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। इन्हीं का पुत्र जो है अशोक था, जो मौर्य साम्राज्य के महान राजा थे। मौर्य साम्राज्य क्या, पूरे भारत के महान राजाओं, प्राचीन भारत के महान राजाओं में अशोक की गणना की जाती है। तो ये तो मौर्य वंश के थे बिंदुसार, और ये बिंबिसार है। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। तो प्रथम शासक जो है बिंबिसार, इनका शासन काल जो है 544 ईसा पूर्व, 544 बीसी से लेकर 492 बीसी तक बिंबिसार का शासन काल। ठीक, तो अभी हम ये बता रहे थे कि बिंबिसार ने 2 नीतियां अपनाई, एक तो युद्ध, दूसरा वैवाहिक संबंध। वैवाहिक संबंध स्थापित करके इन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाया। तो अंग महाजनपद को इन्होंने जीता युद्ध से। वैवाहिक संबंध इन्होंने 3 राज्यों से अपना स्थापित किया। पहला कौशल नरेश, कौशल नरेश, कौशल के राजा प्रसेनजित, प्रसेनजित की बहन प्रसेनजित की बहन किससे, महाकौशला। ठीक, दूसरा मद्र देश की राजकुमारी, मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा, क्षेमा या खेमा, क्षेमा वैसे नाम है, कहीं कहीं खेमा मिलता है, क्षेमा से। और तीसरा लिच्छवी के शासक चेटक, चेटक राजा, चेटक की पुत्री, चेटक की पुत्री चेलना, चेलना या चेलन्ना नाम मिलता है उससे। तो कुल इन्होंने 3 वैवाहिक संबंध अपना स्थापित किए। तो ये हमने बिंबिसार की बात की। और देखिए इन्होंने क्या उपाय किया अपने साम्राज्य को बढ़ाने। तो देखिए अवंती जो था, अवंती महाजनपद, तो अवंती महाजनपद का जो राजा था, हमने कल बताया था, उसका नाम था चंड प्रद्योत महासेन। तो ये जो चंड प्रद्योत महासेन था, इसको एक बीमारी हो गई, पीलिया, जॉन्डिस। तो इसको क्या हो गया, पीलिया हो गया, पीलिया। पांडु रोग भी कहते हैं इसको, पांडु रोग, पीलिया। ठीक, तो पीलिया से पीड़ित हो गया। जब पीलिया से पीड़ित हुआ तो बिंबिसार जो है, इन्होंने अपने राजवैद्य, बिंबिसार का एक राज्य वैद्य था, राजवैद्य, राजवैद्य, उस राजवैद्य का जो है नाम था जीवक। ठीक, तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को जो है भेजा, किसके पास भेजा, यहाँ चंड प्रद्योत के पास, इनका इलाज करने के लिए। इनको पीलिया हुआ था, तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा। चंड प्रद्योत का इलाज हुआ और चंड प्रद्योत बढ़िया हो गए। तो चंड प्रद्योत बढ़िया हो गए, इन्होंने सहायता की, तो ये भी मित्र हो गए, मतलब अवंती भी आ गया। ठीक, तो इन्होंने इस प्रकार से जो है अपने साम्राज्य को बढ़ाया। और ये जो राजवैद्य था, राजवैद्य जो है
इसका जो है नाम कई बार एग्जाम में आता है कि बिंबिसार का कौन सा राज्य वैद्य था जिसको अवंती नरेश चंद्रप्रद्योत की बीमारी को दूर करने के लिए भेजा गया था, या ऐसे पूछ सकता है कि बिंबिसार का राजवैद्य कौन था, क्योंकि काफी ये फेमस प्रसिद्ध राजवैद्य है। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ इसके और जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं एक दो और इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए हर्यक वंश में हम प्रथम शासक वास्तविक संस्थापक जो है बिंबिसार, इनकी बात कर रहे हैं। तो देखिए बिंबिसार जो है ये एक महत्वाकांक्षी कूटनीतिज्ञ एवं दूरदर्शी शासक थे। मगध का वास्तुकार, अगर मगध के वास्तुकार की बात करें, मगध का वास्तुकार जो है महागोविंद, इसकी चर्चा हमने कल की थी कि जो चंपा राजधानी थी उसी का ये वास्तुकार था। मगध का वास्तुकार महागोविंद था। बिंबिसार जो है इन्होंने अंग जो राज्य था, अंग महाजनपद था, उसको जीतने के लिए युद्ध किया और वहां के शासक ब्रह्मदत्त, अंग का शासक जो ब्रह्मदत्त था, उसे पराजित किया। एक ग्रंथ है महावग्ग, तो उस महावग्ग के अनुसार बिंबिसार की जो है 500 पत्नियों का उल्लेख मिलता है। ये ऐसे बता दिए, कुछ जानकारी थी, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बिंबिसार ने जो वैवाहिक संबंध अपनाए थे, तो सबसे पहले उसने पहला जो है चेलन्ना, जो अभी हम बताए थे, महाकोसला, फिर दूसरा इन्होंने विवाह महाकोसला से किया था, जिसमें इनको काशी दहेज में मिली थी। तो मतलब कौशल काशी ये दोनों आ गए साथ में, इधर वैशाली भी आ गया। और क्षेमा इन्होंने मद्र देश का समर्थन पाने के लिए इन्होंने क्षेमा से विवाह किया। कितने इनके देखिए, इनके साम्राज्य में महाजनपद जुड़ते जा रहे हैं ना। अब जीवक को अगर बात करें, तो जीवक जो है ये बिंबिसार का राजवैद्य था। जीवक, इसको जो है इन्होंने अवंती नरेश चंद्रप्रद्योत की जो रोग हुआ था, पीलिया रोग, पांडु रोग, उसको दूर करने के लिए भेजा। तो यहाँ से भी इनका मित्रवत संबंध हो गया। फिर अगर बात करें विनय पिटक, तो विनय पिटक जो है ये बौद्ध धर्म में जो है 3 पिटक हैं, त्रिपिटक जिन्हें सुने होंगे, त्रिपिटक। तो त्रिपिटक इसमें 3 आते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो उसी विनय पिटक की बात हो रही है। तो विनय पिटक में ऐसा वर्णन मिलता है कि जो सिद्धार्थ थे, सिद्धार्थ मतलब गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो सिद्धार्थ का एक चचेरा भाई था, देवदत्त, सुने होंगे। तो उसी देवदत्त ने जो है इनका लड़का बिंबिसार का जो पुत्र था अजात शत्रु को उकसा दिया। तो अजात शत्रु ने क्या किया? हत्या कर दिया। किसका? बिंबिसार का। मतलब अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। और हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं, एक ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। पितृहंता वंश इसलिए कहते हैं कि बिंबिसार की हत्या अजात शत्रु ने की, मतलब उनके पुत्र ने की। फिर अजात शत्रु की हत्या उसके पुत्र ने की, उदयन ने। तो मतलब इसी कारण से इसे पितृहंता वंश कहते हैं। विनय पिटक के अनुसार जो वर्णन मिलता है कि देवदत्त ने अजात शत्रु को भड़काया और अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। तो बिंबिसार की जब हत्या हो गई, तो बिंबिसार के बाद अगला जो नया शासक है वो अजात शत्रु बना। अब हम लोग अजात शत्रु की बात करेंगे। इसमें अब बिंबिसार के बाद दूसरे शासक अजात शत्रु की बात कर रहे हैं। तो देखिए बिंबिसार को जो है अजात शत्रु ने काल कोठरी वगैरह में डलवा दिया और फिर जो है धीरे धीरे मृत्यु हो गई बिंबिसार की। तो जब बिंबिसार की मृत्यु जब हो गई, बिंबिसार की मृत्यु के बाद जो है अजात शत्रु सिंहासन पर बैठा, अपने पिता की गद्दी पर बैठा। अब आगे बढ़ते हैं। अजात शत्रु के अगर नाम की बात करें तो बचपन का नाम इसका कुड़िक था, कुड़िक। ठीक।
अजातशत्रु जो है अपने पिता की ही भांति ये भी साम्राज्यवादी शासक सिद्ध हुआ। ये भी अपने पिता के जैसे साम्राज्यवादी था, साम्राज्य को बढ़ाने। तो देखिए कुछ चीजें समझते हैं। बिंबिसार ने कौशल के राजा प्रसेनजित की बहन महाकौशला से विवाह किया था। महाकौशला, तो महाकौशला से विवाह किया था बिंबिसार, तो उसको जो है काशी दहेज में मिला था। तो जब इसने अपने पिता मतलब बिंबिसार की हत्या जब कर दी तो इससे प्रसेनजित बहुत क्रोधित हुए अजातशत्रु के ऊपर। क्रोधित जब हुए फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, काशी पर पुनः अधिकार कर लिया। प्रसेनजित ने पुनः अधिकार कर लिया, इसलिए कि काशी जो है हमने तुम्हारे पिता को दी थी, तुम्हें थोड़ी दी थी। तो इससे जो है अजातशत्रु क्रोधित हो गया। इसने क्रोधित हुआ और इन्होंने अजातशत्रु ने आक्रमण कर दिया। तो काफी लंबा संघर्ष मिलता है कुछ बौद्ध ग्रंथों के अनुसार। तो अजातशत्रु और प्रसेनजित में युद्ध हो गया। तो उस युद्ध में हुआ क्या कि बाद में जो है संधि हो गई दोनों के मध्य संधि हो गई। तो प्रसेनजित जो था इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम वाजिरा था। वाजिरा नाम एक पुत्री थी प्रसेनजित की। तो अजातशत्रु से जो है अपनी पुत्री वाजिरा का प्रसेनजित ने विवाह कर दिया। ठीक, विवाह कर दिया। युद्ध हुआ ही था, काशी जो है फिर से अजातशत्रु के हाथ में आ गई। ठीक, तो ये इसका विवरण था। कहने का मतलब बिंबिसार ने महाकौशला से विवाह किया। जब बिंबिसार को अजातशत्रु ने मार दिया तो महाकौशला का जो भाई था प्रसेनजित वो बहुत क्रोधित हो गया। क्रोधित जब हुआ तो दोनों में युद्ध हो गया। युद्ध में काफी दिनों तक संघर्ष चला, फिर उसके बाद संधि हो गई। इनकी हार होने वाली रही होगी तभी तो इन्होंने संधि कर ली। इन्होंने संधि कर ली, संधि की मतलब मित्रता की और अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया। और महाकौशला जो थी जब बिंबिसार की मृत्यु जिस दिन हुई थी, कहते हैं कि उसी दिन इनकी भी मृत्यु हो गई थी दुख के कारण काफी। और अगर हम बात करते हैं अजातशत्रु के बारे में तो देखिए वज्रसंघ था। 8 गणों का 8 समूह था, 8 संघों का समूह था, 8 गण थे। तो इनकी जो राजधानी थी, वज्जी की राजधानी वैशाली, ठीक, लिच्छवियों का शासन था यहाँ पे। तो वैशाली जो थी, अजातशत्रु ने क्या किया, वज्जी संघ को जीतना चाहा। वज्जी संघ को इतना आसान तो था नहीं जीतना, क्योंकि 8 संघों का एक मतलब 8 लोग मिलकर इसमें एक शासन करते थे। बहुत महत्वपूर्ण ये था, महत्वपूर्ण था, शक्तिशाली महाजनपद भी था वज्जी महाजनपद। तो अजातशत्रु ने जीतने के लिए कूटनीति का सहारा लिया। कूटनीति का सहारा लिया कि किस प्रकार से हम आसानी से वज्जी संघ को जीतें। तो इसका एक मंत्री था वत्स्यकार जिसका नाम है। अजातशत्रु का जो है मंत्री था, उसका नाम था वत्स्यकार। तो अपने मंत्री वत्स्यकार की सहायता से अजातशत्रु ने वज्जी संघ को जीत लिया। तो इसके मंत्री जो वत्स्यकार था, इसने क्या किया, वज्जी संघ में फूट डलवा दी।
इनकी बात उनसे करके, उनकी बात इनसे करके, मतलब सबको आपस ही में लड़ा दिया। जब आपस में सब लड़ गए तो इसको जो है अजातशत्रु को आसान पड़ा, आसानी से वज्जी संघ को जो है मिला लिया। और इतना आसान भी नहीं था, ये युद्ध काफी भयानक भी था कह सकते हैं, क्योंकि अजातशत्रु ने इस युद्ध में 2 हथियारों का भी प्रयोग किया जो नए हथियार थे। एक रथ मूसल और एक दूसरा हथियार था महाशिला कंटक ऐसे कह सकते हैं कि ये कुछ इस टाइप का होता था, इधर लोग लगे हुए रहते थे और ये खींचते थे। बाहुबली मूवी वगैरह में देखे होंगे, इधर से लोग खींचा करते थे और यहाँ पे इसमें जो है पत्थर रख दिया जाता था, इसको खींचते थे उधर साइड से, खींच के जैसे जब छोड़ते थे तो ये शत्रु की सेना में जाता था, गिर जाता था बड़े बड़े पत्थर, तो वो लोग काफी चुटा जाते थे, तो काफी सेना मर जाती थी। और रथ मूसल जो है ये भी खतरनाक हथियार था, ऐसे समझ सकते हैं जैसे आधुनिक टैंकर वगैरह होता है, तो मतलब पूरा जहां निकला पूरा सैनिक स्वाहा हो जाते हैं, तो ऐसे ये था। तो इसने 2 हथियारों का यूज किया, रथ मूसल और महाशिला कंटक अजातशत्रु ने। और अगर हम बात करें अजातशत्रु के बारे में तो देखिए अजातशत्रु जो है ये जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का अनुयायी था, ऐसा विवरण मिलता है जिसके हिसाब से। वैसे विद्वान तो पहले काफी विद्वान जो है मानते थे कि जैन धर्म मतावलंबी था, कुछ लोग मानते थे बौद्ध धर्म को मानता था। बाद में यह निष्कर्ष हुआ कि जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का मतावलंबी था। और गौतम बुद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध जो थे, उनका समकालीन था। ये अजातशत्रु भी था, बिंबिसार भी था। ठीक, अजातशत्रु के शासन काल के, जो अजातशत्रु है इसके शासन काल के, अजातशत्रु के शासन काल के 8वें वर्ष महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध का हुआ, अर्थात उनकी जो है डेथ हो गई। ठीक, तो बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध जी की मृत्यु है उसे एक शब्द महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, महापरिनिर्वाण। ठीक, और अजातशत्रु ने देखिए क्या महत्वपूर्ण कार्य किया था। अजातशत्रु के समय में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन, संगीत का आयोजन हुआ। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इंग्लिश में बोलेंगे, तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। ये कब हुआ? 483 बीसी, 483 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक, कहां पर हुआ? तो राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में, राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। अध्यक्ष कौन था प्रथम बौद्ध संगीति का? महाकश्यप। अगर अध्यक्ष की बात करें महाकश्यप, महाकश्यप। ठीक, ये इसके अध्यक्ष थे। अजातशत्रु के बारे में इतना कुछ काफी है, बाकी और जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। बाकी अजातशत्रु की हत्या भी इन्हीं के पुत्र उदयन ने की थी। उदयन ने इनको उठा दिया, वो उनको छुआए, इनको छुआए, बस ऐसे चल रहा था। कहने मतलब अपने पिता को सब लोग उतार के मौत के घाट फिर शासन में, ऐसा कह सकते हैं। इसीलिए इसको पितृहंता वंश कहते हैं, हर एक वंश को। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। अजातशत्रु के बचपन का नाम कुड़िक था। अजातशत्रु ने कूटनीति का सहारा लेकर वज्जी संघ को जीता। वज्जी संघ को इन्होंने
जीता अपने मंत्री वत्स्यकार की सहायता से, आपस में फूट डलवा दिए और जीत गए। और इसने युद्ध में रथमूसर और महाशिलाकंटक नामक 2 नए हथियारों का इसने प्रयोग किया था। ठीक, इसके समय में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, जो राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुआ था 483 BC में, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। देखिए अजातशत्रु के कुछ अन्य बातों की बात करते हैं, इसने अन्य क्या कार्य किए। तो देखिए वज्जी संघ को जीता ही था, फिर वज्जी संघ को जीतने के बाद इसने मल्ल को भी जीत लिया। तो इसके साम्राज्य में काफी महाजनपद आ गए, इसका साम्राज्य काफी बड़ा हो गया। अब अगर अजातशत्रु का कोई प्रतिद्वंदी था तो वो केवल अवंती नरेश चंड प्रद्योत बचा था। ठीक, तो अवंती नरेश चंड प्रद्योत जो था, एक बौद्ध ग्रंथ है, उसमें यह विवरण मिलता है कि अवंती नरेश चंड प्रद्योत से मतलब कि खुद को सुरक्षित करने के लिए इसने राजगृह का दुर्गीकरण भी करवाया। राजगृह जो राजधानी थी उसका दुर्गीकरण करवाया, मजबूत दीवार वगैरह बनवाई। हालांकि जो है अजातशत्रु और अवंती नरेश चंड प्रद्योत के मध्य युद्ध नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दोनों अपने एक दूसरे की शक्ति से डरते थे, तो दोनों डेंजर थे भी, क्योंकि अजातशत्रु भी जो है इतना बड़ा साम्राज्य हो गया और अवंती नरेश भी कम नहीं था। इसने राजगृह का दुर्गीकरण करवाया। वत्स महाजनपद जो था, जो अभी कल वाली स्टोरी बताए थे, जो भास ने स्वप्नवास वो दत्तम रचना की थी, तो वत्स जो है ये अवंती का मित्र हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि आप लोग जानते ही हैं, कल की जो बताए थे कि वासोदत्ता का विवाह उदयन से हो गया था, जो राजा थे वत्स महाजनपद के। तो उदयन से विवाह हो गया था, तो अवंती इनका मित्र बन गया था। तो अजातशत्रु के अगर विरुद्ध कोई युद्ध में साथ देता तो वत्स देता। ठीक, तो अजातशत्रु ने क्या किया, वत्स को अपना मित्र बना लिया। जब अपना मित्र बना लिया तो उदयन भी नहीं साथ देगा। तो इस प्रकार से अवंती से कुछ कभी मतलब कुछ खास संघर्ष नहीं हुआ अजातशत्रु का। ठीक, और देखिए अजातशत्रु जो है दोनों धर्मों का मतावलंबी था, बुद्ध धर्म भी मानता था, जैन धर्म भी मानता था। प्रारंभ में ये जैन था, फिर बाद में ये बुद्ध भी हो गया। तो अगर बात हम करें तो इसने देखिए बौद्ध धर्म के लिए क्या कार्य किया। तो अजातशत्रु के शासन काल के 8वें वर्ष जो है गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लिया था। महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लिया था। तो उनका जो अवशेष बचा, उनके अवशेषों पर इसने राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया अजातशत्रु ने। और उसके अलावा प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ ही था। तो प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था, तो उसमें हुआ क्या, तो जो बुद्ध की शिक्षाएं थी, गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं थी, उसको 2 पिटकों में बांटा गया, सुत्त पिटक और विनय पिटक। देखिए थोड़ा कुछ ध्यान देते हैं, स्तूप ये होता क्या है। स्तूप जो है पूजा घर कह सकते हैं, इसको जो है बनाया गया था। सारनाथ में स्तूप है, रांची में एक स्तूप है, ये सब काफी फेमस स्तूप हैं बौद्ध धर्म के। तो देखिए जो स्तूप था ये पूजा घर होता है। और सुने होंगे विहार, सुने होंगे, तो विहार जो है निवास स्थान होता है। और एक चैत्य सुने होंगे, इन तीनों को यहीं पे बता दे रहे हैं। स्तूप मतलब पूजा घर, विहार मतलब निवास स्थान होता है, और चैत्य मतलब विहार के अंदर जो है पूजा गृह हो, तो उसको चैत्य बोलते हैं। ठीक, फिर सिंहली जनश्रुतियां हैं, उनके अनुसार यह विवरण मिलता है कि 32 वर्ष तक शासन करने के बाद अजातशत्रु की हत्या अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने कर दी। फिर उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई, अगले शासक उदयन आए। उदयन के बारे में अब हम लोग जानेंगे। देखिए हर्यक वंश का तीसरा शासक उदयन या उदयन। तो देखिए अजातशत्रु के बाद उदयन शासक बना, और अपने पिता के शासन काल में, मतलब अजातशत्रु के शासन काल में, ये चंपा का वायसराय था, उपराजा कह सकते हैं,
उपराजा था चंपा नगरी का। ये जैन मतानुयायी था। तो जैन मतानुयायी था तो जैन जो धर्म के ग्रंथ हैं इसकी प्रशंसा भी करते हैं। इसकी प्रशंसा करने का मतलब ये है कि जैसे बौद्ध ग्रंथ पितृहंता मानते हैं, और बात सही भी है, लेकिन जो जैन ग्रंथ हैं वो ये मानते हैं कि पितृभक्त भी था। ये जैन मतानुयायी था। उदयन जो है ये जो है एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो इसका ये है कि उदयन ने राजधानी को स्थानांतरित किया। भाई मगध की राजधानी राजगृह थी, तो इसने अपनी राजधानी राजगृह से स्थानांतरित किया, हटा करके एक नई राजधानी बनाया उदयन ने, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, इसी पाटलिपुत्र की उदयन ने स्थापना की। यह है कहाँ पे? तो गंगा व सोन नदियों, गंगा व सोन नदी, नदियों नहीं सोन नदी, गंगा व सोन नदी के तट पर उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की, और इसका नाम जो है कुसुमपुर रखा। कुसुमपुर, कुसुमपुर जानते हैं, कुसुमपुर पटना। तो पाटलिपुत्र की इसने स्थापना किया। अजातशत्रु ने जो है इतनी विजय की थी कि जो मगध साम्राज्य था, अजातशत्रु का जो साम्राज्य था वो हिमालय की तलहटी तक पहुंच गया। अब इतने बड़े साम्राज्य का जो है देख रेख करने के लिए राजगृह अब उतना उपयुक्त स्थान नहीं लग रहा था, इसीलिए उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। अब यहाँ से क्या था कि ये हर जगह अपनी नजर रख सकते थे। तो उदयन जो थे, उदयन इसने 460 ईसा पूर्व से लेकर 444 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है कि गंगा व सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया, जिसे कुसुमपुर नाम दिया। ठीक, ये जैन मतानुयायी था। उदयन का जो शासन काल है वो शांतिपूर्ण चला, कुछ खास युद्ध वगैरह का वर्णन नहीं मिलता है। और अगर हम बात करें तो बौद्ध ग्रंथों से यह पता चलता है कि इसके 3 उत्तराधिकारी थे, 3 पुत्र थे। उदयन के 3 पुत्र हुए, अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक। इन तीनों पुत्रों ने बारी बारी से राज्य किया, और इनको भी पितृहंता बोलते हैं बौद्ध ग्रंथ। सबसे अंतिम शासक नागदशक हुआ। हर एक वंश का अंतिम शासक नागदशक हुआ। नागदशक जो है ये हर एक वंश का अंतिम शासक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रथम शासक और अंतिम शासक काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हर एक वंश का प्रथम शासक बिंबिसार, हर एक वंश का अंतिम शासक नागदशक। तो नागदशक अंतिम शासक था। उदयन के उत्तराधिकारियों ने, मतलब नागदशक का जो शासनकाल है 412 ईस्वी तक, 412 ईसा पूर्व तक चला। ठीक, फिर 412 ईसा पूर्व में देखिए हुआ क्या, ये जो तीनों थे ये उतना ध्यान दिए नहीं, कमजोर पड़ने लगा जो हर एक वंश है, और फिर धीरे धीरे वंश जो है समाप्त होने लगा। नागदशक का कुछ उल्लेख मिलता है और ये दोनों का तो कुछ खास उल्लेख भी नहीं मिलता है। तो जनता ने जो है इन सबको, अब कमजोर पड़ ही गए थे, फिर जो है कहते हैं कि एक जैन ग्रंथ है, उस जैन ग्रंथ में यह विवरण मिलता है कि उदयन जो था ये जैन धर्मावलंबी था, जैन आचार्यों की बातों वगैरह को सुनता था। इसकी हत्या कर दी किसी ने छुरा को। माना यह जाता है कि शायद कोई गुप्तचर था, वही अवंती वाला, अवंती नरेश का कोई शायद गुप्तचर रहा हो, उसी ने उदयन की हत्या की थी। शासनकाल फिर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा और जो है हर एक वंश जो है समाप्ति की ओर हुआ। अंतिम शासक नागदशक हुआ। उसके बाद नागदशक का ही सेनापति या अमात्य था शिशुनाग। तो वही शिशुनाग जो था वो नागदशक वगैरह को वही षड्यंत्र वगैरह करके मार वार के फिर जो है शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। हर एक वंश समाप्त हुआ और शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। शिशुनाग
वंश। ठीक, शिशुनाग वंश का अगर शासन काल की बात करें, ये 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व। ठीक, मतलब शिशुनाग वंश 412 बीसी से लेकर 344 बीसी तक रहा। अब हम लोग अगले क्लास में जो है शिशुनाग वंश की चर्चा करेंगे। हर्यक वंश आज समाप्त हुआ। मैन उदयन का प्रमुख कार्य यही है कि गंगा व सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर को बसाया। ठीक, और हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था और इसके साम्राज्य में कोई युद्ध वगैरह का वर्णन कुछ खास नहीं मिलता है, शांतिपूर्ण था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। आगे अब हम लोग बात करेंगे शिशुनाग वंश की। तो शिशुनाग वंश का जो है शासक प्रथम शिशुनाग ही था। शिशुनाग के बाद काकवर्ण आया, काला शोक जिसको बोलते हैं। उसका काकवर्ण इसलिए नाम था क्योंकि वो कौवे के रंग के जैसा था, मतलब कि काला था। ठीक, तो आगे हम लोग बात करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बाय, फिर मिलेंगे।